उत्तराखंड जितना खूबसूरत है उतने ही बदसूरत यहाँ के हालात हैं। जब आज के उत्तराखंड की ये तस्वीरें दिखती हैं तो अक्सर लोग निराश होकर कहते हैं इससे अच्छे तो हम उत्तर प्रदेश में ही थे। लेकिन क्या सच में हम उत्तर प्रदेश में रहते हुए आज के मुकाबले अच्छी स्थिति में थे? आज जिन परेशानियों और आंदोलनों से उत्तराखंड जूझ रहा है, क्या वे यूपी में रहते समय नहीं थे या फिर यूपी का हिस्सा रहते नहीं होते? जिस जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई के लिए आज पहाड़ी सड़कों पर उतरा हुआ है, यूपी में रहने के दौरान इनकी क्या स्थिति थी? आज जब आप अपने गांव के हालात देखते हैं, बंजर पड़े खेतों और वीरान पड़े घरों को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि स्कूलों में टीचर नहीं हैं, अस्पताल हैं लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं है, तो अक्सर ख्याल आता है कि इससे अच्छा होता कि हम यूपी से अलग ही ना हुए होते। आज निराशा दर्शाने का पर्याय बन चुके ये शब्द आखिर कितने सही हैं? क्या सच में हम यूपी के समय ही बेहतर थे? क्या सच में हमें कभी यूपी से अलग नहीं होना चाहिए था? तो जन सरोकार के इस एपिसोड में आज फैक्ट्स के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड जब यूपी में था तब पहाड़ के क्या हालात थे और अलग राज्य बनने के बाद क्या हालात हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जिन वजहों से उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने की मांग उठाई गई थी, क्या वे मांगें आज पूरी हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी के उस पहाड़ी भाग को जिसने अलग राज्य बनने के लिए शहादतें दी, लेकिन आज भी शहीदों के सपने पूरे होने की बाट जो रहे हैं। आज बात यूपी के पहाड़ी क्षेत्र और अलग राज्य उत्तराखंड की। जब अलग उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन शुरू हुए तो इसकी जड़ में 4 प्रमुख वजहें थी। एक, युवाओं का पहाड़ से लगातार बढ़ता पलायन। दूसरा, यूपी की विकास परियोजनाएं पहाड़ नहीं चढ़ पाती थी। तीसरा, यहाँ की कृषि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और चौथा, यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 4 वजहों से ही पृथक राज्य का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि अलग राज्य बनाने के पीछे सोच यही थी कि इन 4 बिंदुओं पर हालात सुधरेंगे। विचार ये था कि जब पहाड़ियों के हाथ में सत्ता आएगी, अलग राज्य बनेगा, तो इन चारों मोर्चों पर काम होगा और यहाँ के लोगों को एक अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? यही जानने की कोशिश हम आगे करेंगे और इन 4 मुद्दों के आधार पर ही इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि हम यूपी में अच्छे थे या अब अच्छे हुए हैं। देश में उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां सबसे ज्यादा पलायन की मार पड़ी है। यहां पर 1700 से ज्यादा गांव भूतिया हो चुके हैं, यानी कि यहां अब एक भी इंसान नहीं रहता। और हर गुजरते दिन के साथ ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब पलायन की स्थिति आज के उत्तराखंड में कितनी भयावह हो चुकी है वो भी हम जानेंगे, लेकिन पहले यूपी के पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में पलायन की स्थिति को जान लेते हैं। उत्तराखंड का वैसे तो पलायन से नाता 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच से जुड़ता है, लेकिन ये पलायन मैदानों से पहाड़ की तरफ हुआ करता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो ये पूरा सिनारियो बदल गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले 1870 के दशक से ही पलायन की चुनौती से जूझ रहे हैं। लेबर माइग्रेशन एंड रेमिटेंस इन उत्तराखंड की ये रिपोर्ट बताती है कि पहाड़ से पलायन की शुरुआत के लिए ब्रिटिश काल में सेना की नौकरी को माना जा सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमी आने लगी और योग्य पुरुषों के पलायन करने की परंपरा शुरू हो गई। बाद में 1890 के आसपास कुमाऊं में रेल पहुंची तो पलायन का आंकड़ा भी इसके साथ बढ़ने लगा। ब्रिटिश काल में शुरू हुई ये पलायन की परंपरा आजादी के बाद
और ज्यादा बढ़ी। आजादी के बाद जब उत्तराखंड संयुक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना, तब लोगों ने रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक भी उत्तराखंड में पलायन की समस्या इतनी विकराल नहीं हुई थी। विशंबर प्रसाद सती आउट माइग्रेशन इन उत्तराखंड हिमालय में बताते हैं कि उत्तराखंड में पलायन को 1990 के बाद खूब रफ्तार मिली। वो लिखते हैं कि इस पलायन का मुख्य कारण पढ़े लिखे युवा थे। इन युवाओं ने नौकरी की तलाश में शहर जाना शुरू किया। जब रोजगार के लिए युवाओं ने पलायन किया तो यहाँ की कठिन खेती बाड़ी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के बुजुर्गों और महिलाओं पर आ गई और वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कभी आत्मनिर्भर थी, अब मनी ऑर्डर इकोनॉमी बन चुकी थी। हालांकि इसके बावजूद खेती यहाँ की आय का एक मुख्य जरिया थी। दूसरी तरफ सीमांत इलाकों में जिन लोगों का व्यापार था वो भी 1962 के युद्ध के बाद बंद हो गया था। एक तरफ शहर की चकाचौंध और आसान रोजगार का लालच, तो दूसरी तरफ नए रोजगार की तलाश लोगों को पहाड़ छोड़ने के लिए मजबूर करने लगी। अब उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान कितना पलायन हुआ, इसके साफ साफ आंकड़े तो नहीं मिलते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड से पलायन धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। हालांकि अच्छी बात ये थी कि अभी भी पलायन ज्यादातर घर के पुरुष ही कर रहे थे। परिवार अभी भी गांव में रहकर खेती बाड़ी पर फोकस्ड थे, लेकिन धीरे धीरे इस पैटर्न में भी बदलाव दिखने लगा। यूपी के दौर में भले ही पलायन हो रहा था, लेकिन ये काफी धीमा और कम था, कम से कम अलग राज्य उत्तराखंड के मुकाबले। पलायन ने टॉप गियर भरा था साल 2000 के बाद, जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। इसे आप विडंबना ही कहेंगे कि अलग उत्तराखंड राज्य बनाने का एक उद्देश्य पलायन को खत्म करना था, लेकिन जैसे ही अलग राज्य मिला, पलायन कम होने की बजाय तेज होता गया। सिर्फ तेज ही नहीं हुआ, बल्कि अब पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी पलायन करना शुरू कर दिया। 2001 की जनगणना से पता चलता है कि 2001 में उत्तराखंड से 30 लाख लोगों ने पलायन किया था। इनमें 26 लाख महिलाएं और 10 लाख पुरुष थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये था कि पलायन करने वालों में 55% लोग गैर श्रमिक थे, यानी कि रोजगार के अलावा भी लोग अलग अलग चीजों के लिए चलते पलायन करने लगे थे। रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन की 2019 की ये रिपोर्ट बताती है कि 2001 और 2011 के बीच अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिलों की आबादी में से 17,868 लोग कम हुए। वहीं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेशन माउंटेन डेवलपमेंट और भी चौंकाने वाले आंकड़े पेश करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड के नक्शे से 33 गांव गायब हो गए। रिपोर्ट 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए बताती है कि तब उत्तराखंड के 16,793 गांवों में से 1,053 गांवों में कोई निवासी नहीं था, यानी कि 2011 में ही 1000 से ज्यादा गांव पूरी तरह भूतिया हो चुके थे। सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि 2008 से 2018 के बीच 5,02,717 लोग राज्य से चले गए हैं। औसतन सालाना 50,272 लोगों ने पलायन किया है। वहीं 2018 से 2022 के बीच ये आंकड़ा 83,960 पर पहुंच चुका है, यानी कि राज्य बनने के बाद राज्य में पहाड़ों से पलायन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ उत्तराखंड से पहाड़ खाली हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैदानी भागों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। लोग अब अपने गांवों से निकलकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और ये बड़े स्तर पर हो रहा है। खैर, आंकड़े साफ गवाही देते हैं कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में पलायन कम नहीं, बल्कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ है और ये और विकराल होता जा रहा है। संयुक्त उत्तर प्रदेश में विकास के नजरिए से उत्तराखंड सबसे पिछड़ा हुआ नजर आता था।
उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी जनसंख्या से दूर ये पहाड़ी क्षेत्र था। जो भी विकास योजनाएं बनाई जाती वो लखनऊ से बनती और नतीजा ये हुआ कि इन योजनाओं में पहाड़ की दिक्कतें और यहाँ की परेशानियां कभी शामिल नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए उत्तराखंड के क्या हालात थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1983 में भारत के पिछड़े क्षेत्रों की लिस्ट में उत्तराखंड के सभी 8 जिलों को ए श्रेणी में डाल दिया गया था। श्रेणी ए में आने का मतलब था कि विकास के नजरिए से यह सबसे खराब स्तर पर खड़ा है। अलग राज्य की मांग के लिए यह भी एक बड़ी वजह बनी थी। ये रिपोर्ट बताती है कि साल 1994 और 1998 में यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई और इस पॉलिसी में भी सिर्फ मैदानी इलाकों पर फोकस किया गया। रिपोर्ट बताती है कि अविकसित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश वाले उत्तराखंड में न कोई बड़ी इंडस्ट्री थी, न बहुत अच्छा टूरिज्म ही था, न सड़कें थी और न ही अस्पताल और स्कूलों की ठीक व्यवस्था थी। उस वक्त यहाँ के लोगों की आय का जरिया था कृषि और मनी ऑर्डर के जरिए पहुंचने वाले पैसे। उत्तराखंड की अनदेखी का आलम ये रहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता यूपी के शीर्ष पद पर काबिज हुए, लेकिन इन्होंने भी कभी उत्तराखंड पर ध्यान नहीं दिया और ये अनदेखी ही थी जिसकी वजह से अलग राज्य का आंदोलन धीरे धीरे उग्र होने लगा। 9 नवंबर 2000 को जब अलग राज्य उत्तराखंड बना तो सबको लगा कि अब अच्छे दिन आएंगे। अलग राज्य बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार के कई नए माध्यम यहाँ पर खुलने लगे। जिस राज्य की आय का मुख्य जरिया कृषि थी, अब वहाँ गैर कृषि वाले क्षेत्र भी आय के प्रमुख स्रोतों में शामिल होने लगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उत्तराखंड में गरीबी में गिरावट साल 2005 के बाद देश में सबसे तेजी से आई है। राज्य में कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां खोली हैं। फैक्ट्रियां खुली तो रोजगार भी मिला है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर बढ़ाने पर काफी फोकस किया है। इन सब बातों को सुनकर तो लगता है कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में सब चंगा सी, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि जिस क्षेत्र की उपेक्षा की वजह से अलग राज्य मांगा गया था, वो आज भी इस विकास से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखता। जी हाँ, अलग राज्य बनने के बाद अधिकतर विकास उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों का ही हुआ है और पहाड़ी क्षेत्र आज भी उन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं जो वो उत्तर प्रदेश में रहते हुए झेल रहे थे। हाँ, आधुनिक सुविधाओं के निशान जरूर गांवों में दिखाई देते हैं, लेकिन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी यहाँ नहीं पहुँचा है। आज भी उत्तराखंड के कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज भी कई गांव सड़कों से दूर हैं, कई गांव आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं और खुद वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भले ही राज्य में गरीबी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जिलों में गरीबी का स्तर काफी ज्यादा है। और ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में पहाड़ नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी तरह आज भी काफी हद तक हो रहा है। आज पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी को लौटाने की बात तो होती है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ होता और लौटता नहीं दिखता। पहले भी सारा ध्यान मैदानी इलाकों पर था और आज भी पूरा ध्यान यही नजर आता है। पहाड़ रह गए हैं तो सिर्फ पलायन की चिंता करने के लिए और प्रयोग करने के लिए। जरूर राज्य में कई योजनाएं शुरू की गई हैं, कई तरीकों से विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे तरीके यहाँ के पहाड़ और प्रकृति के लिहाज से खतरनाक हैं। एक्सपर्ट्स कई बार इन विकास कार्यों के खिलाफ चिंता जता चुके हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते और परिणाम यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर अलग राज्य बनने के बाद भी पहाड़ों का दोहन और शोषण लगातार जारी है। हालात ये हैं कि विकास का इंतजार करते करते हजारों गांव खुद खाली हो चुके हैं। विकास के नजरिए से पहाड़ उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ा था और अब अलग राज्य बनने के बाद भी सरकारों की नाकामियों की वजह से पिछड़ा हुआ है।
उत्तराखंड की 70% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। ये स्थिति यूपी में रहने के दौरान भी थी और कमोबेश आज भी यही स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कृषि यूपी के दौरान और अब कितना बदली है और कितनी फायदेमंद हुई है। उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान उत्तराखंड की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर आय के लिए आश्रित थी। समय बदला और पलायन बढ़ने लगा तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी ने रूप लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस बदलाव के बावजूद लोग अपने जीवन यापन के लिए अपने ही खेतों पर निर्भर थे। बाहर के राशन ने अभी यहाँ पर बहुत अंदर तक दस्तक नहीं दी थी। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड रिपोर्ट के मुताबिक 1989-80 और 1994-95 के बीच उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ करता था। रिपोर्ट बताती है कि कृषि में क्षेत्रीय किसानों ने अनाज को छोड़कर दलहन तिलहन के उत्पादन पर जोर दिया। इससे किसानों को ज्यादा फायदा मिलना शुरू हुआ और यही वजह रही कि ज्यादा से ज्यादा किसान व्यापार के उद्देश्य से इन फसलों की खेती करने में रुचि लेने लगे। इस पुरानी रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो जाती है कि कृषि किसानों को थोड़ा ही सही लेकिन फायदा पहुंचा ही रही थी और कई किसान इसे आजीविका के प्रमुख साधन के तौर पर अपना भी रहे थे। इस टेबल को देखिए, इससे पता चलता है कि साल 1989-80 में कुल 31,05,476 हेक्टेयर एरिया में खेती की जाती थी। 1994-95 तक ये आंकड़ा 68 लाख हेक्टेयर के आंकड़े को पार कर गया था। यानी कि मोटा मोटी ये नजर आता है कि यूपी में रहने के दौरान उत्तराखंड में कृषि पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा था। हालांकि ये बात जानना जरूरी है कि भले ही छोटा लेकिन एक तबका धीरे धीरे कृषि से दूर होने लगा था और पलायन की वजह से शहरों की ओर आने लगा था। उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान साफ नजर आता है कि कृषि पर पूरा फोकस था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। ये रिपोर्ट उत्तराखंड कृषि विभाग के हवाले से बताती है कि राज्य गठन के दौरान यानी साल 2000-2001 में उत्तराखंड में कुल 7,69,944 हेक्टेयर भूमि पर कृषि हुआ करती थी, लेकिन 2022 में ये घटकर करीब 2 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। यहाँ की ज्यादातर जोत वाली भूमि छोटी और बिखरी हुई है। किसानों की बात करें तो पहाड़ों में करीब 92% छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी कि इनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इनमें से भी 66% किसान ऐसे हैं जो खेतों के सहारे सिर्फ अपनी आजीविका पूरी कर पाते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता सीमित होने की वजह से ये कुछ भी बाजार में बेचकर आमदनी नहीं कमा पाते। सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन राज्य के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में होता है, मतलब मैदानी इलाकों में होता है। भले ही राज्य में 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि होने का दावा किया जाता है, लेकिन खुद कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड बनने के बाद करीब 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि खत्म हो चुकी है। अगर कृषि योग्य भूमि के घटने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो प्रदेश में कृषि भूमि बचेगी ही नहीं। यानी देखा जाए तो राज्य बनने के बाद से कुल 27% कृषि योग्य भूमि घट चुकी है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और बदलती परिस्थितियों की वजह से भी खेती बाड़ी में कई दिक्कतें पेश आ रही हैं और जो थोड़ी बहुत खेती हो भी रही है वो सुअर और बंदरों की भेंट चढ़ रही है। यानी कि कृषि के मोर्चे पर भी हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि स्थिति और बदतर हुई है, क्योंकि पलायन की वजह से हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर पड़ी हुई है और धीरे धीरे ये खेती की जमीन जंगल में तब्दील होती जा रही है। लोगों का भी कृषि से मोह भंग होता जा रहा है और सरकार की तरफ से इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई विशेष तैयारी नजर नहीं आती है।
उत्तर प्रदेश में जो पलायन शुरू हुआ था उसमें पहले नंबर पर पुरुष थे और बाद में महिलाएं और परिवार भी उसमें शामिल होने लगे। उत्तराखंड में पुरुषों के बाद पूरे परिवार का जो पलायन शुरू हुआ उसकी जड़ में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था ही सबसे पहला फैक्टर थी। आज भी लोग अपनी खेती बाड़ी और अपने गांव सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि उनके बच्चों को शहरों में अच्छी शिक्षा मिल सके। सरकारी या सेना की नौकरी से रिटायर हो चुके जो बुजुर्ग पहाड़ आना भी चाहते हैं वो यहाँ की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से कदम नहीं बढ़ा पाते और जो बढ़ा रहे हैं उनके सामने स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी कमी है। खैर, यूपी के दौर में उत्तराखंड में शिक्षा की क्या स्थिति थी उस पर यह रिपोर्ट कुछ प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक दौर था जब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा साक्षरता दर थी। 2001 की जनगणना के हिसाब से उत्तराखंड की साक्षरता दर 72% थी। रिपोर्ट बताती है कि 1951 से 2001 तक उत्तराखंड में लगातार साक्षरता दर बढ़ती रही है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि 71% से ज्यादा गांवों में 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 16% गांवों में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्कूल थे। हालांकि परिवहन की व्यवस्था न होने की वजह से लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच थोड़ी दूर होती गई। उच्च प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई तक भी पहाड़ों में लोगों की पहुंच नहीं थी। रिपोर्ट बताती है कि 71% स्कूल गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर थे और ऐसे में स्कूल तक पहुंचना ही अपने आप में एक संघर्ष बन गया। बच्चों को नदियों और जंगलों को पार करके स्कूल जाना पड़ता था। जो आपके बाप दादा आपसे कहते हैं कि मैंने नदी पार करके स्कूल की है, उत्तराखंड के बच्चों ने उसको झेला है और आज भी झेलते हैं। जब पैदल रास्ता तय करना होता था या नदियों से जाना होता था, ऐसे में अगर किसी को चोट लग जाती है तो इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं मिल पाते। यूपी के दौर में भी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों के ही हवाले थी और सड़कों की पहुंच ना होने की वजह से सैकड़ों किलोमीटर दूर बने अस्पतालों तक भी पहाड़ों की पहुंच नामुमकिन सी थी। भले ही यूपी में हालात खराब थे, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद भी बहुत कुछ नहीं बदला है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े हालात जरूर सुधरे, लेकिन वो भी धीरे धीरे बिगड़ते ही चले गए। नई नई यूनिवर्सिटीज जरूर खुली, विद्यालय खुले, कॉलेज खुले, साक्षरता दर भी देखें तो आज ये 78% पर पहुंच चुकी है। लेकिन जिस तरह सरकारें और सतत विकास पहाड़ नहीं चढ़ पाता, उसी तरह ये शिक्षा का विकास भी मैदानों तक सिमटता दिख जाता है। पहाड़ों में कहीं स्कूल हैं तो बच्चे नहीं, कहीं बच्चे हैं तो स्कूल जर्जर हैं। 2018 की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक उत्तराखंड के दोनों मंडलों में 700 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10 से भी कम बच्चे पढ़ाई करते हैं। 2018 की ये रिपोर्ट बताती है कि अलग राज्य बनने के बाद से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या करीब 50% कम हुई है। इस स्थिति के चलते राज्य में करीब 700 स्कूल बंद करने पड़े हैं। अब जरा 2024 की इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। इसके मुताबिक 1671 स्कूल को बंद कर दिया गया है और करीब 3573 स्कूलों में 10 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में न तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर मौजूद हैं और जहां टीचर हैं वहां व्यवस्थाएं खराब हैं। ऐसे में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए लगातार मजबूर हैं पलायन करने को। खैर, फिलहाल सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए फिनलैंड मॉडल को अपनाने की बात कर रही है। हालांकि ये मॉडल कैसे काम कर रहा है और कितना काम हुआ है, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो पहाड़ों में प्राथमिक उपचारों की संख्या जरूर बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। कई जगहों पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था ही नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं हैं, तो कहीं पर नई नई मशीनें जंग खा रही हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। और ये स्थिति 25 साल के हो चुके उत्तराखंड की है। यानी कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर सुविधाओं का ढांचा खड़ा तो किया गया है, लेकिन उनका क्रियान्वयन
कैसे हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। वर्ल्ड बैंक की सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जता चुकी हैं। डॉक्टर शीना छाबरा लिखती हैं कि 80% से अधिक गांवों में 500 से भी कम निवासी हैं। वो पहाड़ों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराती हैं। वो लिखती हैं कि सीमित बुनियादी ढांचे, चिकित्सा उपकरणों की कमी और डॉक्टरों की कमी की वजह से यहाँ हालात बुरे हुए हैं। लोगों के पास अक्सर मैदानी इलाकों के बड़े अस्पतालों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। सरकारें जरूर इन ढांचों को मजबूत करने का वादा करती हैं, लेकिन वक्त आने पर ये वादे खरे नहीं उतर पाते और पहाड़ यूपी का हो या अपना उत्तराखंड, दोनों जगह स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा चरमरा रही है। इतने सारे पैरामीटर्स पर फर्क और समानता जानने के बाद क्या ये कहना सही होगा कि हम यूपी में ही अच्छे थे? शायद नहीं, लेकिन ऐसा कहना उत्तराखंडियों की निराशा को जरूर दर्शाता है। ऐसा कहना यह भी बताता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के वक्त उत्तराखंड के हालात पिछड़े हुए थे, उसी तरह की स्थिति थोड़ा कम ज्यादा ही सही, लेकिन आज भी है। यूपी में जो पलायन चल रहा था वो अब अलार्मिंग लेवल पर पहुंच चुका है। जो विकास की रफ्तार यूपी के दौर में कछुए की चाल से चल रही थी, वो पहाड़ी क्षेत्र के लिए अभी भी रेंग रही है। और जो विकास कार्य हो भी रहे हैं, वो किसी की महत्वाकांक्षा योजना होने की वजह से पहाड़ का भला बुरा नहीं सोच रही है। कृषि के हाल भी कुछ इसी तरह के हैं। उत्तर प्रदेश के दौर में कम से कम लोगों का खेती से जुड़ाव तो था, लेकिन अब अलग राज्य बनने के बाद खेती लगातार बर्बाद होती जा रही है। और इसके बर्बाद होने की एक सबसे बड़ी वजह लगातार बढ़ता पलायन है। और पलायन इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी सरकारें लोगों को अपने ही घर गांव में रोकने के लिए काम नहीं कर पा रही हैं। वो ऐसी योजनाओं पर काम नहीं कर पा रही हैं या फिर नहीं करना चाहती हैं जो इन हालातों को बदल सकती हैं। बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। अलग राज्य बनने के 25 साल बाद भी लोगों को डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचना पड़ता है। पहाड़ों में जो चंद अस्पताल हैं भी, वे सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह चुके हैं। शिक्षा के मोर्चे पर भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, स्कूल और टीचर भी गायब हो रहे हैं। और कुल मिलाकर यूपी के दौर में उत्तराखंड की जो स्थिति थी, वो अब भी बहुत ज्यादा नहीं सुधरी है। पहले भी यहाँ की जमीन औने पौने दाम में बिक रही थी और अभी भी वही हालात हैं। इतने बुरे हालात कि लोगों को सड़कों पर उतरकर मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब न यूपी में अच्छे हालात थे और ना ही अब अच्छे हुए हैं। और इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर वो सरकारें जिम्मेदार हैं जो वादे तो बहुत करती हैं लेकिन काम नहीं। 25 साल में कई सरकारें उत्तराखंड देख चुका है, लेकिन सरकारें जरूर बदली, मुख्यमंत्री जरूर बदले, लेकिन यहाँ के हालात नहीं। हम यूपी में अच्छे थे या फिर अब हमारे हालात बेहतर हुए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदला है? अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये रिपोर्ट पसंद और समझ में आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम उत्तराखंड के ऐसे ही जरूरी मुद्दों को उठाते रहें और कोशिश करते रहें कि थोड़ी ही सही हुक्मरानों के कानों तक आवाज पहुंच सके और पहाड़ के जो बुरे हालात हैं, जो बदतर हालात हैं, वो सुधर सकें।